हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेशन फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो स्टूडेंट्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिराइव करने के लिए हमें दो चीज़ जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, and the next thing is Kepler's third law. Okay students, so ये दो चीज हमें जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डिराइव द इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो स्टूडेंट्स, हम एक एक करके इन दोनों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन भी देखेंगे। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इस लॉ में क्या बताया गया कि पूरी यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, मान लेते हैं एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, और दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है r। तो यहाँ पे न्यूटन ने क्या बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है वो m2 को अपनी तरफ एक फोर्स F से खींचेगा, ठीक है। और रिएक्शन में जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है ये भी m1 को इतने ही फोर्स F से अपनी तरफ खींचेगा। ये जो फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में, और इसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बट इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसे न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू बताया, और उस मैग्नीट्यूड को उन्होंने बताया कि वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जहां पे कैपिटल G आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 उन दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस हैं जिनके बीच में ये फोर्स लग रहा है, और r उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से दूरी है, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहां से हमें पता चलता है कि ये जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, एंड अदर थिंग इज दैट F is inversely proportional to square of distance between them. Okay students? So F is inversely proportional to square of distance between them. इसी को हम बोल देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। मीन्स जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, अब जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, मीन्स न्यूटन को ये कैसे पता चला कि जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो न्यूटन को ये आइडिया केपलर के थर्ड लॉ से पता चला। सो केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है? अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, ऑल दी प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन के अराउंड सारे प्लैनेट अपने डेफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ क्या बताया गया, केपलर ने जो लॉज दिए थे वो प्लैनेटरी मोशन के लिए दिए थे, और उन्होंने अपने इन लॉज में बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में ना रिवॉल्व करके वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। चूंकि एलिप्टिकल ऑर्बिट में दो फोकस होता है तो उसमें सन कहाँ होगा, किसी एक फोकस पे। सन कहाँ होगा, किसी एक फोकस पे, और इसके अराउंड जो प्लैनेट्स होंगे वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। सो हम मान लेते हैं कि ये जो ऑर्बिट है इसमें एक प्लैनेट है ए, ठीक है, जो किसी सन जो किसी F1 फोकाई पे है और उसके अराउंड इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम सन को प्लैनेट से ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो मीन डिस्टेंस हमें मिलता है इसको हम कहेंगे मीन डिस्टेंस या रेडियस वेक्टर। मान लेते हैं रेडियस वेक्टर क्या है, r है, और इस प्लैनेट को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम पीरियड लगेगा वो मान लेते हैं t है, ठीक है। तो केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जो रेडियस वेक्टर का क्यूब है इसको अगर हम टाइम पीरियड के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमें देता है। सो दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ, रेडियस वेक्टर का क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड स्क्वायर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दीज टू थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब इन दो चीज को हम यूज करेंगे
इन द डेरिवेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो अपने कन्वीनियंस के लिए, डेरिवेशन के लिए हम क्या सपोज कर लेते हैं कि जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ना रिवॉल्व करके कैसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें एक प्लैनेट है ए, वो सेंटर पे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम सेंटर से प्लैनेट को ज्वाइन कर दें तो इसे हम कहते हैं मीन डिस्टेंस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं प्लैनेट को एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लग रहा है वो है टी, मतलब टी क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, अब जो प्लैनेट है वो किसी स्पीड से चल रहा होगा, मान लेते हैं वो स्पीड कितना है, v। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में या एक रिवॉल्यूशन करने में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ दिस सर्किल। सरकमफरेंस मीन्स 2 पाई आर। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये प्लैनेट जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो v स्पीड से चल रहा था, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया और उसे टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। तो अब हम फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे स्पीड v है, v इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हुआ 2 पाई आर एंड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे 2 और पाई दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और एक इक्वेशन में कांस्टेंट तभी आता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है। तो हम रिवर्स में जाके क्या कह सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन t। क्यों, क्योंकि जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा होगा तो एक कांस्टेंट 2 पाई आ गया। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें रिलेशन मिल गया, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी में अगर हम न्यूमरेटर में r से और डिनोमिनेटर में r से मल्टीप्लाई कर दें तो इस एक्सप्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये r और r फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें सेम एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू r क्यूब डिवाइडेड बाई t स्क्वायर इंटू r। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे एक क्वांटिटी दिख रहा है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, एंड हमने केपलर्स थर्ड लॉ में पढ़ा है कि आर क्यूब रेडियस वेक्टर का क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम यूज करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर के जगह पे k डिवाइडेड बाई r। अब चूंकि k कांस्टेंट है तो हम इसे अगेन लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें ये रिलेशन मिल गया, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस वेक्टर। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान यहाँ देते हैं हम कि ये जो प्लैनेट है इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करें। क्या टेंडेंसी इसकी, स्ट्रेट लाइन मूव करें, लेकिन जैसे ही ये नेक्स्ट इंस्टेंट पे यहाँ पे पहुँचता है तो ये स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे ना जा करके ये इधर आ जाता है, मीन्स मुड़ जाता है। अगेन यहाँ पे इसकी टेंडेंसी है कि ये स्ट्रेट लाइन मूव करें, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ना जा करके यहाँ पे आ जा रहा है, मीन्स हर एक इंस्टेंट पे ये मुड़ता जा रहा है, और इसी वजह से हर एक इंस्टेंट पे मुड़ने की वजह से इसका पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। तो अब ये आता है केस कि क्यों ये मुड़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्यों मुड़ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ना जा करके मुड़ इसलिए जा रहा है क्योंकि हर टाइम इसको एक फोर्स सेंटर की तरफ पकड़ के खींच रहा है, और ये जो फोर्स है इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू F सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। ओके स्टूडेंट, जहाँ पे m क्या है, m मास ऑफ द प्लैनेट बोले या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हम इसको रिवर्स में क्या कह सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज m। ओके,
सो हमें क्या मिला, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर। और हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन आर इंटू 1 अपॉन आर पहले से था, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नतीजे पे कैसे पहुँच पाए, बिकॉज ऑफ यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था डेरिवेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।